सिर्फ आप लोग कैसे भी करके आप लोग अगर आपके पास हिंदू मुसलमान मस्जिद मस्जिद का भारत पाकिस्तान का मसला छोड़ दिया जाए तो आपके पास कोई मुद्दे नहीं है लड़ने के लिए। इसलिए आप लोग जब चुनाव आ रहा है तो हम बोलता है हमने काम करा है, बीजेपी ने करा है। हम तो जो है 2000 जो है 12 से 17 तक एक्सप्रेसवे बनवा दिए, पुलिस हेडक्वार्टर बनवा दिए, जनेश्वर मिश्रा पार्क बनवा दिए, आईटी पार्क बनवा दिए, रिवर फ्रंट बनवा दिए, तमाम काम गिनवाते हैं। कि एक मनुष्य का शरीर 4 वर्गों में बटा हुआ है, जिसमें हमारा मस्तिष्क का पात जो है ये ब्राह्मण का है और भुजाओं की ताकत के आधार पे क्षत्रिय का कहा गया, और जो हमारे पेट का सामग ये ऐसा कुछ नहीं है। क्षत्रिय हमेशा ब्राह्मण के पूरक रहे और ब्राह्मण हमेशा क्षत्रिय के पूरक रहे। अगर कभी पूछा जाए किसी से कि विष्णु जी बड़े थे कि भगवान भोलेनाथ बड़े थे, तो मुझे लगता है कि विश्व का कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि भगवान विष्णु जी बड़े हैं। बरेली हिंसा के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मची हुई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सिर्फ साफ तौर पर कह दिया कि उत्तर प्रदेश में अगर दंगाई दंगा करेंगे या तो वो यमराज के यहाँ पाए जाएंगे या तो उनकी 7 पुश्तें ऐसी याद करेंगी कि वो दंगा करना भूल जाएंगे। आई लव मोहम्मद के नाम से जब ट्रेंड चलाया गया तो एक तरीके से हिंसा भड़काने की कोशिश हुई। आप नाम बताना चाहूँगा कि तौकीर रजा, उन्होंने जिस तरीके से बरेली में हिंसा करवाने की कोशिश की और उत्तर प्रदेश में एक माहौल सा बनाने का कोशिश किया गया। कई लोगों ने कहा कि नेपाल बन जाएगा, किसी ने कहा बांग्लादेश बन जाएगा, लेकिन योगी जी ने कहा कि ये भूल गया है शायद कि यहाँ पर सरकार किसकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज स्वागत करता हूँ नेशनल अयोध्या में। हमारे साथ आप सामने देख रहे हैं कि महाराज जी हैं श्री श्री 1008 पूज्य विनयानंद जी महाराज, और जो कि सनातन की बातें काफ़ी पुरजोर तरीके से करते हैं। और हमारे साथ बी के ओझा सर जी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और दोनों लोग सनातन धर्म से हैं, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से बताएंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति। सर नमस्ते की बात करी जा रही थी, बीच में पहले वोट चोरी का मामला उठाया गया, फिर आप देखिए बरेली हिंसा का, मतलब कहीं ना कहीं विपक्ष कोई ना कोई मुद्दा उठा रहा है आपके पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए। कहीं से कैसे भी मोदी जी को डिस्टर्ब करो, कैसे भी योगी जी को डिस्टर्ब करो। आपको क्या लगता है कि जितने भी सांसद जीते हैं, तक तक प्रधानमंत्री, आप जिस शहर में बैठे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को लेकर भी कहते हैं कि ये सब वोट चोरी करके जीत गए। देखिए, इनकी एक कुंठित मानसिकता है। अब किसी व्यक्ति की कुंठित मानसिकता है तो उसको इतनी आसानी से दूर नहीं किया जा सकता। इनको अपने विचार को शुद्ध करना पड़ेगा। जब तक इनके विचार इनकी अंतरात्मा से नहीं कहेगी कि हमें किसी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए, तब तक ये कुंठित मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसी वजह से इतना परेशान है ये। मतलब कुंठित भावना से कह रहे हैं वोट कुंठित चोरी भावना होगी। है इनकी बस। राहुल गांधी जी कहते हैं बम फोड़ेंगे, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। अब एक बार इन्होंने पीसी भी किया कि आज हाइड्रोजन बम फटने वाला है, लेकिन उस दिन का ये तो छोटा वाला है, बड़का वाला तो बाद में देंगे। फिर वो मलेशिया निकल गए, अब तो इस समय कोलंबिया में घूम रहे हैं। तो ये बड़का वाला हाइड्रोजन कब फोड़ेंगे आप लोगों के लिए कि आप लोग वोट चोरी करके जीते? देखिए, ये मच्छर नहीं मार सकते इस हिंदुस्तान में। आज के समय में ये मच्छर नहीं मार सकते, बम छोड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। इनके लेवल की बहुत ऊपर की बात है। ये अब कुछ नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। जब तक इस देश में संविधान है और हमारे पास न्यायपालिका है और इतनी बेहतर तरीके से चलाई जा रही सरकार के संविधान के तहत जो भी काम हो रहे हैं, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये बम फोड़ने की तो बात छोड़ दीजिए, ये मच्छर भी नहीं मार सकते हैं गलत तरीके से। संविधान की बात कर रहे हैं, संविधान पे बड़ी चर्चा की गई कि संविधान खतरे में, बीजेपी सरकार में संविधान खतरे में है। बीजेपी सरकार में क्या ये संवैधानिक तरीके से जो बरेली में कार्रवाई हो रही है वो संवैधानिक तरीके से हो रही है? विपक्ष बार बार सवाल कर रहा है कि सिर्फ आप लोग कैसे भी करके आप लोग अगर आपके पास हिंदू मुसलमान मस्जिद मस्जिद का भारत पाकिस्तान का मसला छोड़ दिया जाए तो आपके पास कोई मुद्दे नहीं है लड़ने के लिए। इसलिए आप लोग जब चुनाव आ रहा है तो ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं और बरेली में मुसलमानों के ऊपर लाठीचार्ज करवा के कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ये समझिए कि केवल नज़र का फ़र्क है। इनकी नज़र दूषित हो चुकी है। इनकी आँखों में वो रोशनी नहीं रह गई है कि जिससे इनको सही और गलत का अंदाज़ा लगाया जा सके। इनके विचार दूषित हो चुके हैं, इनकी निगाहें दूषित हो चुकी है, जिसकी वजह से ये हर न्यायिक तौर तरीके पे भी अविश्वास पैदा कर रहे हैं। विश्वास नहीं इनको विश्वास नहीं है। लेकिन संविधान की तो बात यही सबसे ज्यादा कर रहे हैं कि संविधान हाँ, खतरे में है और बिल्कुल सही विश्वास बात आप कर रहे हैं नहीं। मैं इस बात को मानता हूँ, हाँ। ये कह रहे हैं, लेकिन ये पूर्णतया गलत है। और संविधान जो भी कर रहा है वो अपने न्याय दायरे में ही रह के कर रहा है।
इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि जो कि न्यायिक ना हो। अच्छा, अभी तक तो चल रहा था कि पीडीए का नारा लेके चल, थोड़ा पॉलिटिकल हो जाते हैं हम लोग। पीडीए का नारा चल रहा था, इधर पीड़ित दलित अल्पसंख्यक को तो बार बार जो है कभी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हो जाता है। लेकिन अब मायावती जी भी मैदान में अकेले लड़ने की जो है ऐलान कर चुकी हैं कि 2027 का चुनाव अकेले लड़ेंगी और सत्ता में वापसी करेंगी 2007 की तरीके से। क्या ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है कि मायावती प्रबल तरीके से लड़ेंगी और उनकी 9 तारीख को रैली है, या समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगी? कहीं बीजेपी का गेम प्लान तो नहीं है आपके? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। हम्म, माननीय श्री मायावती जी का, मैं दीदी जी का मैं सम्मान करता हूँ हम्म, कि वो उनकी विचारधाराएं हैं कि 27 में हम्म, हम बहुत बेहतर तरीके से आएंगे। हम्म, ठीक है, हम किसी को विचार करने के लिए हम मना नहीं करते हैं, हम्म, लेकिन ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी इन लोगों की वजह से हम्म, अपने मिशन को कहीं से भी कोई परिवर्तित नहीं करेगी और 2027 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आएगी। देखने वाले देखेंगे और ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने की आप लोग एक सपना देख रहे हैं, सभी चाह रहे हैं योगी जी प्रधानमंत्री बन जाए, तो पहले यूपी लड़ेंगे या केंद्र से लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अभी उत्तर प्रदेश में ही हम्म, अपना वर्चस्व पूरी तरीके से फैलाएंगे और अवसर मिला हम्म, तो मुझे लगता है कि आदरणीय परम पूज्य माननीय हमारे देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हम्म, सक्षम हैं हम्म, कि देश को भी चला सकते हैं। अगर यह अवसर उनको मिला तो देश को भी बेहतर तरीके से चलाएंगे, चला देंगे। बिल्कुल चलाएंगे। ये अखिलेश यादव को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने इसके पहले भी आपको इंटरव्यू में बताया था कि अखिलेश जी का मैं सम्मान करता हूँ, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। अब किसी की योग्यता का आकलन तो उसके समय पे पता चलता है। ये समाज उसके योग्यता का आकलन करती है, समाज उसको प्रदर्शित करती है कि कौन सा व्यक्ति कितना योग्य रहा, किसके शासन काल में कैसा रहा, क्या नहीं रहा। ये हमें बताने की जरूरत नहीं, हमसे बेहतर आम जनता हम तो जानती कहते है। हैं काम बोलता है, हमने काम कराया, बीजेपी ने कराया। हम तो जो है 2012 से 17 तक एक्सप्रेसवे बनवा दिए, पुलिस हेडक्वार्टर बनवा दिए, जनेश्वर मिश्रा पार्क बनवा दिए, आईटी पार्क बनवा दिए, रिवर फ्रंट बनवा दिए, तमाम काम गिनवाते हैं। बीजेपी ने क्या किया? हमारे कामों का सिर्फ फीता काटा है, मेट्रो हमने बनवाया, फीता काट लिया इन्होंने। देखिए, ऐसा नहीं है। जिसके समय में जो अवसर जिसको मिलता है वो कोशिश करता है, लेकिन सबसे पहले आप ये सोचिए कि उत्तर प्रदेश में रह के आज अगर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित अपने को महसूस कर रही हैं और समाज में उनका एक सम्मान है, तो ये बहुत बड़ी बात है, जिसको लेके एक योगी के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी इतना बेहतर कर रहे हैं कि आज भी हमारी कहीं से कोई बहन बेटी कहीं भी आ जा सकती है। एक आपराधिक क्षेत्र को एकदम स्वच्छ क्षेत्र बनाया गया। आपने महिला सुरक्षा की बात छेड़ी दी, तो मैं पूछ ही लेता हूँ क्योंकि आपने छेड़ा है। एनसीआरबी का एक डाटा आता है अभी कुछ दिन पहले। एनसीआरबी के डाटा में दिखाया जाता है कि उत्तर प्रदेश महिला सुरक्षा के मामले में सबसे फिसड्डी साबित हो रहा है। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल, यहाँ तक कि बिहार, महाराष्ट्र से भी ये रिकॉर्ड तोड़ के आगे चले गए। हालांकि मैंने किसी और वकील साहब से बात की है, तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में एफआईआर ज़्यादा दर्ज हो रही है योगी जी के डर की वजह से, इसलिए यहाँ पे दिखाएगा। आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं डेटा में गड़बड़ी है, या महिला सुरक्षा वास्तव में उत्तर प्रदेश में गड़बड़ दिख रही है? नहीं, ये डेटा में ही कहीं से गलती है, अच्छा। ये आप मान के चलिए। और इसको देखने के लिए आप पीछे जाइए, पीछे जाके देखेंगे कि पहले कितना अपराध था, आज कितना अपराध है। ठीक है, कौन क्या कहता है क्या नहीं कहता है, हर एक आम जनता को भी अपना विचार रखने का उसको अवसर मिलता है, उसका एक हक होता है, एक अधिकार होता है कि अपने विचार को रख सकता है। लेकिन जब भी हम पीछे जाके किसी चीज़ को देखेंगे तो हमारी आंतरिक आत्मा बताएगी कि पहले किस पोजीशन में उत्तर प्रदेश था और आज किस पोजीशन में उत्तर प्रदेश है। अपने दिल पे हाथ रख के जिस दिन देखेंगे आपको लगेगा कि उत्तर प्रदेश हर प्रदेश से बेहतर है। जितनी अमन चैन और शांति उत्तर प्रदेश में है, इतनी अमन चैन शांति किसी प्रदेश में नहीं। जातियों पे बड़ी राजनीति हुई इसमें। आपने देखा होगा इटावा कांड में, देखा यादव बनाम ब्राह्मण करने की कोशिश की गई, बनारस में देखा राजभर बनाम क्षत्रिय करने की कोशिश की गई, आगरा में देखा होगा तो दलित बनाम क्षत्रिय करने की कोशिश की गई, बलिया में देखा आपने कि ब्राह्मण की एक हत्या कर दी जाती है एक जेल के अंदर, मतलब पुलिस के द्वारा। मतलब कहीं ना कहीं सवर्ण बनाम ओबीसी या सवर्ण बनाम दलित कराने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की गई उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इसका घाटा और नफा नुकसान किसके लिए दिख रहा है, कि आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, आज की डेट में अपने ज्ञान के अनुसार हर कोई हर बातों को रखता है। आप यदुवंशी शब्दों का
उच्चारण सुन रहे हैं। अब यदुवंशी मतलब यादव वर्ग जो है वो ये समझता है कि कृष्ण भी हमारे कुल और धर्म के थे, लेकिन क्या ऐसा है? पूरा देश और समाज सनातन भी जानता है कि भगवान कृष्ण क्षत्रिय कुल में थे, यदुवंशी क्षत्रिय कुल में थे। तो अब ये हम जाति पात को लेकर जिस तरीके से आज एक दूसरे को भ्रमित कर रहे हैं, इसका केवल एक महत्व कारण है कि उनकी अज्ञानता। जाति पात है ही नहीं। मैंने बहुत पहले भी आपको बताया था एक बात कि एक मनुष्य का शरीर 4 वर्गों में बटा हुआ है, जिसमें हमारा मस्तिष्क का पात जो है ये ब्राह्मण का है और भुजाओं की ताकत के आधार पे क्षत्रिय का कहा गया, और जो हमारे पेट का सामग्री ये जितने भी संसाधन इससे चलते हैं ये वैश्य में हो गए, और पैर जो मजबूती हमें प्रदान करता है वो कहीं ना कहीं हम शूद्र में कैटेगरी में रखें। तो एक मनुष्य व्यक्ति ही इन चारों वर्णों में बटा हुआ है। जाति पात तो केवल वो लोग फैला रहे हैं कि जिनको अज्ञानता है। ब्राह्मण समाज को आज मार्केट में इतना दूषित निगाहों से देखा जाता है, क्यों कहते हैं ब्राह्मण जाति, जबकि ब्राह्मण एक जाति है ही नहीं, ब्राह्मण एक विचारधारा है। टारगेटेड वही है, लेकिन ये भी सवाल करते हैं कि सबसे ज्यादा असुरक्षित इसमें तो ब्राह्मण हो गया उत्तर प्रदेश में। ऐसा कुछ नहीं है। क्षत्रिय हमेशा ब्राह्मण के पूरक रहे और ब्राह्मण हमेशा क्षत्रिय के पूरक रहे। अगर कभी पूछा जाए किसी से कि विष्णु जी बड़े थे कि भगवान भोलेनाथ बड़े थे, तो मुझे लगता है कि विश्व का कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता कि भगवान विष्णु जी बड़े हैं या शंकर जी बड़े हैं। इसी तरीके से ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच का एक संबंध है, पूरक एक दूसरे के। इसमें कभी हम ये डिसाइड कर ही नहीं सकते हैं कि क्षत्रिय बड़ा है या ब्राह्मण बड़ा है। आखिरी सवाल, 2027 कैसे देखिए 2027 हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से इस बात को रिपीट कर रहे हैं, अपने होशो हवास में कह रहे हैं कि 2027 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी इस देश में फिर आएगी, और माननीय मुख्यमंत्री जी को यह अवसर फिर मिलेगा कि इस उत्तर प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में होगी। ये मेरा भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व कर रहे कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद ये मैं अनुभव और निष्कर्ष पे पहुंचा हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2027 में हर कीमत पे प्रचंड बहुमत से आएगी। सारी जितनी विरोधी पार्टियां हैं ये 2027 में सब नस्तो नाबूद हो जाएंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखा दर्शकों, हमारे साथ अयोध्या से श्री महंत श्री 1008 पूज्य विनयानंद जी महाराज थे और बीके ओझा सर भी थे। इन्होंने बेबाकी के साथ अपनी राय रखी। महाराज जी ने बरेली हिंसा पर और जो योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना की जो एक संतों की इच्छा है उस पर अपनी राय रखी, और पॉलिटिकल चीज़ों पे बीके ओझा सर ने अपनी बात अच्छे से रखी। बाकी आपको अपनी समझदारी के साथ तय करना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो 2027 का चुनाव होगा ये बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, त्रिकोणीय होने वाला। अभी तक मायावती जी एक्टिव नहीं थी, अब एक्टिव हो गई हैं। तो आपको तय करना है कि 2027 के लिए कौन से लीडर अच्छे तौर से उत्तर प्रदेश को विकसित राज्यों की तरफ ले जाएंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।